जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। आज हम लोग करने वाले हैं आपका 75 क्वेश्चंस टोटल इस वीडियो में। और ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिनका पेपर CUET PG एमएड या फिर CUET PG MA एजुकेशन का होने वाला है। ये पेपर भी जो आपको आज मैं कराने वाली हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही एक प्रैक्टिस सेट है जिसको आप ज़रूर करें। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपको आपके इंटायर जो आपका पेपर है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। और कुछ लोग जो कि शॉर्ट नोट्स या फिर पूरे के पूरे डिटेल सिलेबस का चाहते हैं कि मैम उस पर मैराथन ले लें, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी। और आप जानते हैं अब लास्ट टाइम है तो एज सच हम ऐसा आपको नहीं बता सकते हैं कि नहीं आपका टॉपिक वाइज ऐसे आता है, क्योंकि जो आपका पेपर है अगर आप देखेंगे तो पेपर में वो सारे टॉपिक इंडिविजुअली जो है वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो कोशिश करिए आपकी जितना अधिक से अधिक ऑथेंटिक आप प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं वो लगाइए। इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जब आपके पास है, अगर आप देखेंगे तो आपके पास 20 से लेकर 25 तक के इतने सारे साल के पेपर हैं। अगर आप एक क्वेश्चन पेपर में भी देख रहे हैं तो अगर आपने 500-1000 क्वेश्चन के सेट भी लगा लिए जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी अगर आप उसके भी पूरे क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं तो पैनिक मत करिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की वो ज़रूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही रिलाई होकर के अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जा सकते हैं। और जहाँ तक आप अगर हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैं खुद जो कॉन्सेप्ट उसके साथ आता है क्वेश्चन के साथ, मैं उसको खुद समझा देती हूँ आपको, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हम लोग को 75 क्वेश्चन वैसे ही मैराथन की तरह क्विक रिवीजन करते हुए करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्कीम और एजुकेशन गिवन बाय गांधी जी इज़ नोन एज। तो गांधी जी का जो आपका शिक्षा योजना था, ये आप सभी लोगों को पता है कि उसको बेसिक एजुकेशन या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। मूक का आपसे फुल फॉर्म पूछा है। मूक स्टैंड करता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का, कोहलबर्ग ने कौन सी थियरी दी है। तो कोहलबर्ग ने जो है मोरल डेवलपमेंट की थियरी दी है और इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कोहलबर्ग की थियरी को मोरल डेवलपमेंट में इन्होंने टोटल 3 लेवल्स दिए हुए हैं। इन्होंने 3 लेवल्स है, इनके कौन कौन से लेवल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। और 6 स्टेजेस दिए हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने लेवल और कितने स्टेजेस हैं। तो 3 लेवल में आपके प्री कन्वेंशनल लेवल हो गया, कन्वेंशनल लेवल हो गया और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो गया, ठीक। और स्टेजेस में उसी के अकॉर्डिंग आपका ओबीडियंस, पनिशमेंट और फिर सेकंड आपका टिट फॉर टैट, इंस्ट्रूमेंटलिज्म वाला जो है, फिर गुड बॉय गुड गर्ल, ऐसे करके आपके 6 स्टेजेस हैं। और इनकी थियरी का नाम मोरल डेवलपमेंट थियरी होती है, नैतिकता का सिद्धांत। एडोलेसेंट पीरियड ह्यूमन लाइफ में कितने से कितने तक का होता है। तो देखिए WHO की बात करें तो 13 वर्ष लेकर के 19 वर्ष तक को हम जो है एडोलेसेंस पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साइको एनालिटिक अप्रोच पर्सनालिटी इज शेप्ड बाई। तो देखिए जब भी आप बात करेंगे ना साइको एनालिटिकल अप्रोच की, तो ये जो अप्रोच है इसको मानने वाले कौन हैं या इसको देने वाले कौन हैं, तो वो है फ्राइड। तो फ्राइड का जब भी नाम आए तो आप हमेशा याद रखिए कि फ्राइड में जो ये अनकॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियसनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका अचेतन मन है उसके ऊपर फ्राइड ने बहुत ही फोकस किया है। तो अनकॉन्शियस फोर्स, सेक्सुअल डिज़ायर, अनअवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड। तो पर्सनालिटी आपकी इसी से शेप होती है, मतलब कि आपके अंदर कौन सी इच्छाएं दमित है, आपके कैसे डिज़ायर्स हैं, आप किन चीज़ों से द्वंद्व लड़ रहे हैं, या बचपन में कोई ऐसा आपको ट्रॉमा है जो कि आप बाहर नहीं दिखा रहे हैं बट मन ही मन में वो हमेशा आपके उस मन में रहती है कि जैसे ही थोड़ा सा कोई पिंच करता है वो चीज़ आपके बाहर आ जाती है एकदम। तो वो जो अचेतन मन में है उसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और वही चीज़ आपकी पर्सनालिटी को भी इफ़ेक्ट करती है। कॉन्शियस फोर्सेस नहीं करते हैं। सब कॉन्शियस का मतलब अर्धचेतन जो उसके सतह पर है। और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एंड सोसाइटी, ये सारी चीज़ पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। बट फिर से क्वेश्चन पढ़िए, आपको फ्राइड के अकॉर्डिंग पूछा है, नॉट कि कौन सा सही है या आपको क्या लगता है। तो जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट के थियरी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि अपना माइंड नहीं यूज़ करना है, जो उन्होंने बताया है, जिस चीज़ को उनकी थियरी में फोकस किया गया है उसको बताना है।
हु कंसिडर्ड चाइल्ड एज अ ब्लैंक स्लेट, तो किसने जो बालक का मन है उसको कोरा कागज़ कहा है? ये तो बहुत ही फेमस है, आप लोगों को पता भी होगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक का मानना है कि बच्चे का जो मन है वो कोरा कागज़ होता है, वो एम्प्टी होता है। इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है? इंडियन एजुकेशन कमीशन 66 वेल एनफ, क्योंकि आपका 64 से 66 में रिपोर्ट दिया था, तो ठीक है, हम देख सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 54 मुदालियर कमीशन है ये। एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। देखिए इसमें जो आपका कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा है, तो एनकेसी 2007। जो आपका एनकेसी है इसको चेयरपर्सन जो इसके थे वो सैम पित्रोदा थे, और ये जो है इसका कभी कभी आपको दिखेगा 2006 या 2009 इसका जो है एग्जैक्ट माना जाता है। तो इसीलिए इसमें जो इनकरेक्ट होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007। इसकी जो रिपोर्ट थी वो भी कई फेजेस में दी गई थी। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, इसका मतलब है कि जो उसके प्रिंसिपल्स हैं ना सोशियोलॉजी के, समाज शास्त्र में कुछ सिद्धांत होंगे, उन सिद्धांत को व्यवहारिक तौर पर यूज़ करना, प्रयोग करना, कहाँ पर? शिक्षा के क्षेत्र में। तो जब भी एजुकेशन कहीं शब्द आएगा तो वहाँ पर आपका हो जाएगा वो एजुकेशनल। यही अगर आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हो एजुकेशन में तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट। ब्रॉड कैटेगरीज दैट रिफ्लेक्ट इम्प्रेशंस एंड बिलीव्स अबाउट व्हाट बिहेवियर इज़ अप्रोप्रिएट फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, मतलब एक बड़ी ही ब्रॉड कैटेगरी बनाई गई है जो कि ये बताती है कि लड़कों को ये करना है, लड़कियों को ये करना है। कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनालिटी से, इम्प्रेशन से पता लग रहा है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ही है कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते, महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती, महिला ट्रक ड्राइवर नहीं हो सकती, महिला ये नहीं कर सकती, पुरुष रो नहीं सकते। ये सारी चीज़ें एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि मतलब लोगों ने वो चीज़ बना दिया कि इफ़ यू आर बॉर्न एज अ मेल तो आपको इस रास्ते पर चलना है, ये काम करना है। इफ़ यू आर बॉर्न एज अ फीमेल यू हैव टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो दिस इज़ नॉट एनीथिंग बट इट इज़ अ स्टीरियोटाइपिंग जो जनरेशन टू जनरेशन हमारे माइंड में इनबिल्ट कर दी गई हैं। चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसमें से कौन सा आपका प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है टीचिंग का? नोन टू अननोन, अननोन टू नोन, नोन टू नोन, अननोन टू अननोन। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आपका होगा नोन टू अननोन, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं जैसे एज अ बीएड या जो भी आपने कोर्स करा हो, बीएलएड, डीएलएड, तो अभी आप एमएड करने जा रहे हो, अब आप टीचर एडुकेटर बनने जा रहे हो। तो जब आप क्लासरूम सेटिंग में जाते हो बच्चे के सामने, तो पहले आप बच्चे से कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ उसको नोन होती है, जो उसके प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होता है, जो उसको पता होता है, आप वो बताते हो, और उसके बाद उस चीज़ को हेल्प लेकर के आप बच्चे को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हो, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो टीचिंग स्किल्स, आपने काफ़ी सारे स्किल्स पढ़े होंगे, कौन से नहीं होंगे? स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, तो ये बिल्कुल सही है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग आपका होता है। स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो देखिए ऑब्जर्वेशन जैसी कोई स्किल नहीं होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा। आपने कभी सुना है कि नहीं आपको जाके बच्चे को बस ऑब्जर्व करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाकी रेनफोर्समेंट और ब्लैक बोर्ड राइटिंग दोनों होता है। रमसा की फुल फॉर्म पूछी है, रमसा की फुल फॉर्म, एसएससी की फुल फॉर्म, डीपीईपी की फुल फॉर्म और आपका एनएलएम की फुल फॉर्म। इसके अलावा ये जितने भी फुल फॉर्म आते हैं ना वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्टैंड फॉर रमसा, ऑप्शन नंबर 3 हेयर इज़ करेक्ट। इसके अलावा देखिए अभी इस पेपर में आपको मुक की भी प्लेटफॉर्म दिया है, अगर होगा तो आपको स्वयं का भी दे सकता है। स्वयं अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है सीयूईटी के पेपर में, बट स्वयं भी दे सकता है। ये आपका मुक के अंदर ही एक प्लेटफॉर्म है स्वयं, जो कि टीचिंग के लिए या एजुकेशन देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये भी आपका है। व्हाट इज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि एक क्लास को चलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी को फुलफ़िल करने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। नए ब्लैक बोर्ड ही नहीं लाना है, ब्लैक बोर्ड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम का क्या है, प्रॉपर वॉशरूम फॉर गर्ल्स, हाइजीन, सारी चीज़ें चाहिए जो बेसिक है एकदम, ठीक है।
आवर बिजनेस इज़ नॉट टू नो ऑल थिंग्स बट दोज हु कंसर्न आवर कंडक्ट विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी। हमारा काम सभी चीज़ों को जानना नहीं है, बल्कि जो हमारे प्रयोग की चीज़ें हैं हम बस उनसे हमको मतलब है, मतलब जो चीज़ हम यूज़ करें हमें उससे ही काम करना है। तो ये जो व्यवहारात्मक ज्ञान की बातें करते हैं ये लोग कौन होते हैं? प्रयोजनवादी। प्रैग्मेटिज्म इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. In childhood, the aim of education is not to utilize time but to lose it. Who follows this stance? तो देखिए चाइल्डहुड में हमें क्या करना होता है? टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करना होता है, उसको लूज़ करना होता है। मतलब आप जितनी गलतियाँ, ऐसे कहते हैं ना, गलतियाँ आप जितनी ज़्यादा करोगे आपको उतना एक्सपीरियंस आएगा, आप उतनी चीज़ों को और अलग अलग तरीके से करने का ढंग रखोगे। तो ये किसके द्वारा जो है ये कहा गया है? तो ये आपका जीन जैक्वस रूसो की स्टेटमेंट है कि एम का एजुकेशन कभी भी टाइम को यूटिलाइज़ करना नहीं है, ख़ास तौर पे जब आप चाइल्डहुड में हो। फर्स्ट थियरी ऑफ पर्सनालिटी वो किसने दी है? तो पर्सनालिटी की डेफिनेशन भी अगर आप देखो तो बहुत जो हम लोग एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन हम लोग याद भी करते हैं, तो वो है आलपोर्ट, जिन्होंने सबसे पहले आपकी जो है फर्स्ट थियरी दी थी किसकी? पर्सनालिटी की। विच ऑफ द, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोड ऑफ एजुकेशन? तो डोर टू डोर कोई मोड नहीं होता है, ठीक है, डोर टू डोर कोई मोड नहीं होता, ये तो कॉमन सेंस पर है। डिस्टेंस मोड होगा, ओपन मोड भी होगा, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी चलते हैं, डोर टू डोर ऐसा कुछ नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय स्पीयरमैन? चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, 2 फैक्टर थियरी ही होगा, जिसमें उन्होंने एक जी फैक्टर और एक एफ फैक्टर दिया हुआ है। तो जी फैक्टर और एफ फैक्टर जो है दिया गया है स्पीयरमैन द्वारा, जिसको हम 2 फैक्टर थियरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMIS का फुल फॉर्म। तो ये भी देखिए एक और फुल फॉर्म आपका आ गया, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा EMIS। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिए। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ इंटेलिजेंस, यही बच्चे गलत करते हैं, इंटेलिजेंस में या फिर यहाँ पे मल्टीपल में। तो आपको याद रखना है कि ये आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट है और उसका एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द RTE एक्ट 2009? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ठीक बात है, 25% रिजर्वेशन भी आपका स्कूल में रहेगा प्राइवेट स्कूलों में जो कि आपके पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। मिड डे मील और एडल्ट एजुकेशन, तो ये बताइए कि जब हमने RTE 2009 की बात की गई है तो वो प्राइमरी के बच्चों के लिए ही कही गई है, तो उसमें एडल्ट एजुकेशन की तो बात ही नहीं कही गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा एडल्ट एजुकेशन। फोर्स में कब आया? 2010। ये मैंने काफ़ी बार बताया है, जितनी बार RTE आता है उतनी बार, 1 अप्रैल 2010। यशपाल कमेटी रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग विदाउट बर्डन, बर्डन ऑफ लर्निंग, रिमूव बर्डन ऑफ लर्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल कमेटी की ये रिपोर्ट थी जो आपको याद रखना है, प्रोफेसर यशपाल द्वारा। हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? तो ये भी आप लोग को पता होगा, क्योंकि हरिजन जो नाम है देने वाले ये कौन थे? महात्मा गांधी, उनसे ही रिलेट करती है ये आपकी हरिजन पत्रिका। ये आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर नोट कर लें। ये जो हरिजन था ना, ये इन्होंने, जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वीकली मैगज़ीन के रूप में इसको स्टार्ट किया था, और ये मैगज़ीन आपकी हिंदी में नहीं थी बल्कि इंग्लिश में थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। व्हेन वाज द फर्स्ट NEP अनाउंस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो हम हमेशा पढ़ते हैं 1968 वाज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। पहली जो हमारी NEP है वो 1968 की है, और उसके बाद कब आई NEP? तो वो भी आपको पता है 1986 में सेकेंड NEP आई। फिर यही NEP क्या हुई? ट्रांसफॉर्म्ड हुई, थोड़ा सा चेंजेस हुआ 92 में, और अब हमारे पास ये रिसेंट NEP हमारी है जो कि कितने की है? आपकी 2020 की आपकी NEP है, ठीक है। Which one of the following was not a famous university during Buddhist period? बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान कौन सी फेमस नहीं थी? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या मोनेस्ट्री? देखिए मोनेस्ट्री कोई यूनिवर्सिटी
मुझे तो जहाँ तक याद है नहीं, अगर होगी भी तो मॉनेस्ट्री हम लोग बुद्धिज़्म में वो लोग जो उनका स्ट्रक्चर होता है ना, उसको मठ या विहार वो चीज़ है। जबकि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला बहुत ही जानी मानी और प्रमुख विश्वविद्यालय उस समय पे थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। फुल फॉर्म ऑफ नैक, नैक का फुल फॉर्म पूछा है। नैक का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये आपको तीसरा फुल फॉर्म आपके इस पेपर में मिल रहा है। तो नैक का जो आपका फुल फॉर्म होगा वो नेशनल असेसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल नहीं होगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल होगा। बी वाला बिल्कुल सही है, असेस करता है और एक्रीडिटेट करता है। इसके अलावा नैक के बारे में और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि नैक आपका पहले तो आपको ये बताना है कि नैक कितने साल में जो है वो रिविज़िट करता है किसी भी कॉलेज को और वो रैंकिंग देता है। रैंकिंग में नैक के A++ ग्रेड जिसको मिलता है या A+ की रैंकिंग मिलती है, वो जो है उसको कितने पॉइंट्स उसके होते हैं, कितने से कितने के बीच में, टोटल नैक का जो रेटिंग आपका स्केल होता है वो कितने का होता है, ये भी आपको जानना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाई गांधी जी। तो गांधी जी के द्वारा क्या नहीं लिखा गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स पूछा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है इसको? तो इसको लिखने वाले हैं नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। बाकी सारी बुक्स आपकी गांधी जी की हैं। चार्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ, चार्ट आपका क्या है? चार्ट मतलब सिंपल वो खाने वाला चार्ट नहीं, जो जिस पे आप ड्रॉ करते हो। 3D है, 2D है, 4D है, नॉन डायमेंशनल टीचिंग एड है। तो चार्ट क्या है आपका? तो चार्ट आपका 2D डायमेंशनल टीचिंग एड होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आप सिंपल देख लो, सिर्फ और सिर्फ इसके पास लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, ठीक है। हाइट होती तो 3D हो जाता। तो चार्ट आपका 2D टीचिंग एड के अंदर आता है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का एम क्या होता है? इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेसिवली, प्रमोशन, रिवॉर्ड, डिटेनिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देते हैं। और हमेशा बीच बीच में फॉर्मेटिव का मतलब ही होता है कि जिसमें आप जो है चीज़ों बच्चे की प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लर्निंग कर रहे हो। विच आर्टिकल ऑफ द DPSP in the Constitution of India mention about the education of children till they complete 14 years of age। तो जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का है, ये आर्टिकल 45 ये कहता है, हमारे जो संविधान है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें आर्टिकल 45 में कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको 14 साल के पहले स्कूल नहीं छोड़ना है। और इसके साथ पेरेंट्स को भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, जो कि आपके आर्टिकल 51 में आता है, जिसमें कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल है कि वो बच्चे को स्कूल से जो है 14 साल के पहले न निकालें। द प्री ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाई पियाजे करस्पॉन्ड टू विच लेवल ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्री ऑपरेशनल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्री ऑपरेशनल जो आपका स्टेज है वो कितने नंबर पे है, जैसे कि पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो पहले तो सेंसरी होता है, फिर उसके बाद आपका प्री ऑपरेशनल। तो सेंसरी आपका कितने से कितने तक रहता है? 0 से 2 वर्ष तक। और फिर जब आप जाओगे तो 2 से लेकर के आपका कितने वर्ष तक प्री ऑपरेशनल रहता है? तो जब आप जाओगे तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक, ठीक। तो किंडरगार्टन और अर्ली प्राइमरी, बिल्कुल सही बात है कि उस एज में जो है बच्चे का वो किंडरगार्टन में रहता है और अर्ली प्राइमरी उसकी एजुकेशन की हो रही होती है, अगर हम अपने इंडियन एजुकेशन में देखें तो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? एनेक्डोटल का मतलब होता है स्पेसिफिक, याद रखिए, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक इवेंट्स। कोई एक खास चीज़ को जब आप ना रिकॉर्ड कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ एनेक्डोटल। कोई एक इंसिडेंट जैसे आपके लाइफ में हुआ, जैसे मान लीजिए आपने अपनी कोई अच्छा काम किया, कोई एक इवेंट है, वो एनेक्डोटल होगा। और अगर यहीं पे पोर्टफोलियो आ जाए तो पोर्टफोलियो में आपका कलेक्शन होगा, सारी चीज़ों का कलेक्शन आप वहाँ पे करते हो उसको दिखाने के लिए एक तरीके से। तो जहाँ पे भी पर्टिकुलर आ जाएगा वो आपका एनेक्डोटल हो जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एपिसोड ऑफ लाइफ इवेंट्स आपके जर्नी का। एडल्ट एजुकेशन का जो ग्रुप है, एज ग्रुप 15 से 35 साल तक है। कितना है? 15 to 35 ईयर, ठीक, एडल्ट एजुकेशन। अच्छा, 13 से 19 तक के बीच में एडोलेसेंस भी है, तो ये एज का थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको याद रखिएगा, 35 साल तक जो है वो एडल्ट एजुकेशन 15 से 35 के बीच में है।
किसने प्रपोज्ड किया? तो ये तो आपकी नई एजुकेशन कमेटी ने ही प्रपोज किया, लेकिन इन्होंने कहा है, अच्छा 10+2+3 बोला है, तो ये कोई और नहीं बल्कि कोठारी कमीशन के टाइम में ही रिकमेंड किया गया था, एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन 1964 to 66। एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिस्ट में है? तो कॉन्करेंट लिस्ट है, आपको पता होना चाहिए। संविधान संशोधन किया गया था, पहले सेंट्रल में था, फिर स्टेट में, फिर उसके बाद इसको बनाया गया कॉन्करेंट लिस्ट। अब दोनों इस पर जो है नियम बना सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिवर्सिटी फॉर विमेन ओनली? तो BPS यूनिवर्सिटी, सोनीपत, ये जितने भी आपको नाम दे रही है सभी लोग क्या हैं? वुमेन के लिए हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ वुमेन के लिए, आपकी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, ये आपका सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, ये आप याद रखेंगे। माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ को पढ़ा, जैसे माइंड मैपिंग किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके सामने आता है, एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं गांधी जी का। गांधी आपके सामने आता है, ठीक है, कि गांधी जी लिखा हुआ है, आपको उनके बारे में बताना है, तो आपने माइंड मैपिंग कर लिया। आपने माइंड मैपिंग में इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख ली। जैसे पहले पॉइंट पे मान लीजिए आपने लिख दिया फ़िलॉसफ़ी। अब फ़िलॉसफ़ी के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, तो इनकी ये फ़िलॉसफ़ी थी। फिर आपने लिख दिया सेकंड पोएम मीन्स एंड एनालिसिस, कि गांधी जी का मीन्स एंड एनालिसिस से क्या मतलब था, गांधीनिज़्म क्या कहता है। उनके बुक्स लिख दी एक तरफ, बुक्स में कौन कौन सी हो जाएंगी, जितनी बुक उन्होंने लिखी हैं, चाहे माई डिस्कवरी, चाहे माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ हो आपका, या फिर उनका जो साउथ अफ्रीका का विज़िट था, हिंद स्वराज हो गया, जो भी उन्होंने काम किया आपने वो लिख दिया। तो जैसे ही आप ये माइंड मैप बना रहे हो तो आपको वो देखते ही गांधी जी का सारी चीज़ें याद आ जा रही है। मतलब कि किसी चीज़ को जब आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो तो उसको आप छोटे में बता पा रहे हो, राइट। तो टेक्निक जिससे कि आप कॉम्प्रीहेंड करने में आपको मदद मिल रही है, आपके कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है, आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को शॉर्ट में कर पा रहे हो, ठीक। By education, I do not mean the present system but something in the line of positive teaching. This statement was given by, तो ये स्वामी विवेकानंद जी की आपकी स्टेटमेंट है। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा का क्या, आपका उन शिक्षा का क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन आया है। महात्मा गांधी की एजुकेशन की डेफिनेशन भी आ चुकी है प्रीवियस ईयर में, तो दोनों डेफिनेशन को अच्छे से करिएगा। डिवाइन आपका विवेकानंद जी का है, डिवाइन परफेक्शन दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इन द ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन माइंड में जो चीज़ है उसका पूरा के पूरा जो इन्नेट पोटेंशियल है उस तक पहुंच जाना, वो विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग है। और जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं वो गांधी जी करते हैं। तो ये भी आपकी प्रेजेंट स्टेटमेंट विवेकानंद जी की है। हु वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत के पहले आपके जो है वो शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे आपके? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जो कि पहले थे। कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस देने वाले और कोई नहीं, एडगर डेल हैं। कोन ऑफ एक्सपीरियंस बेसिकली आपको मिलेगा अगर आप गूगल पे भी देखोगे, जिसमें कि आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे सबसे नीचे लर्निंग बाय डूइंग रहता है और यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया रहेगा, जैसे कि आप सुनकर कितने % चीज़ों को आपको याद रहेंगी, बोलकर कितने % चीज़ों को रहेगी, बोलकर सुनकर दोनों, मतलब ऑडियो विजुअल दोनों हो रहा है तब कितना होगा, अगर आपने उसमें थोड़ा एक्शन दिखा दिया, इन्वॉल्व हो गए, एक्टिव पार्टिसिपेट किया तब कितना हुआ, अगर आपने उसको करके देखा तब आपको कितना लर्निंग हुई। तो उसकी बात करते हैं, यही है आपका कोन ऑफ एक्सपीरियंस और इसको देने वाले हैं एडगर डेल। ऑप्शन नंबर डी। हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन? अच्छा, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के फादर कौन है? तो एमिले दुर्खिम। ठीक है, आपको बताना है कि सोशियोलॉजी के सिर्फ फादर कौन है। ये आंसर तो आई थिंक काफ़ी इजी है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एमिले दुर्खिम। विच स्टेट अंडरटोक इनिशिएटिव लोक जुम्बिश मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल इन 1992? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। लोक जुम्बिश मूवमेंट कहाँ से, किस स्टेट से रिलेट करता है? तो लोक जुम्बिश जो है ये आपका राजस्थान से रिलेट करता है, ये आपको याद रखना है। Fill in the blanks enable individual to solve educational, vocational, psychological problem through, सबसे important line, personal interviews।
जहाँ भी ये आएगा वहाँ काउंसलिंग आ जाएगा तुरंत, बिकॉज अगर आप सबको बता रहे हो तो दैट इज़ नॉट काउंसलिंग, दैट इज़ गाइडेंस, राइट। सर टीचर क्लास में आए, बोल दिया कि आप लोग इस 12th के बाद आप लोग ये प्रिपरेशन करो, आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो आप ये काम करो। बट अगर पर्सनली आप मिल रहे हो या पर्सनली आपको गाइड कोई कर रहा है, दैट इज़ काउंसलिंग। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाइडेंस के लिए आपको किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक काउंसलर हैं, आप किसी को पर्सनली इन्वॉल्व होकर बता रहे हो तो वहाँ पर ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। गाइडर कोई भी हो सकता है, आपका टीचर, मेंटोर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, बट काउंसलर हर कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, औरोबिंदो के अकॉर्डिंग ट्रिनिटी ऑफ द इंडियन जीनस क्या है? ठीक है, ट्रिनिटी आपके इंडियन जीनस में क्या है? स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअलिटी। जो इसका ऑप्शन बी है यही आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। चित्त, मनस और चिंतन नहीं, बल्कि आप हमारे देश की जो आध्यात्मिकता है वो 3 चीज़ें जो कि भारत के जीनियस में है। क्रिएटिविटी जो हमारा मौलिकता है, या आप कह लीजिए जो हमारा कार्य करने का एक अनोखा तरीका है, और हमारी जो इंटेलेक्ट है, ये 3 चीज़ें हमें जो है बाकी पूरी दुनिया से क्या बनाती हैं? बिल्कुल अलग बनाती हैं। ठीक, सुपर माइंड, डिवाइन पावर, नॉस्टिक, इंडिविजुअल, सतत, रजत और तमस नहीं, ये बल्कि औरोबिंदो जो हैं ये नॉस्टिक बीइंग और सुपर माइंड इन सब की बात करते हैं, बट जो ट्रिनिटी है इंडियन जीनियस का वो आपके वही 3 रहेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और आपका इंटेलेक्चुअलिटी। डेलर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा पिलर नहीं है? दिस इज़ ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। डेलर्स रिपोर्ट हमने पहले भी डिस्कस करी है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू लव लाइफ नहीं होगा। ठीक है, लिव टुगेदर और एक और आपका है, बट ये नहीं है। ठीक, यस, लर्निंग टू लव लाइफ नहीं होगा। इफ़ यू आर अ टीचर, इन विच वे यू विल प्रिफर टू बिहेव योर स्टूडेंट्स? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजस फेयर, आई कैन नॉट मेक आउट ऑफ दिस। तो देखिए, सबसे अच्छा और पॉजिटिव ये तो बेस्ड है, तो आपको डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज़ द बेस्ट क्लासरूम। यू डोंट नीड टू बी ऑटोक्रेटिक टीचर और लेजस फेयर कि छोड़ो भाई, बच्चे को जो मन कर रहा है करने दो, कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है करने दो, नहीं। आपको थोड़ा तो बच्चे को फ्रीडम देना होगा, बट दैट फ्रीडम इज़ इन डेमोक्रेटिक वे। तो डेमोक्रेटिक इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को की फुल फॉर्म बतानी है आपको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए यही आपका करेक्ट है। जॉन डीवी किससे संबंधित हैं? तो जॉन डीवी आपके प्रैग्मेटिज्म से संबंधित हैं। जॉन डीवी, ठीक, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवादी हैं। नेचर एंड नर्चर रिफर्स टू, नेचर और नर्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये दोनों लोग रिप्रेजेंट करते हैं हेरिडिटी को और इन्वायरमेंट को। नेचर आपका हेरिडिटी है और नर्चर जो पालन पोषण करता है वो आपका क्या है? आपका सराउंडिंग, आपका इन्वायरमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। व्हेन इज़ द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 11 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। दिस इज़ ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा, दिन से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो जितने भी डे पूछे जा रहे हैं ना उनको भी ध्यान में रखेंगे आप। टीचिंग प्रोसेस को आपको राइट ऑर्डर में यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज विथ द न्यू प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, इवेल्युएशन। तो देखिए, पहले तो सबसे पहला काम तो हम ऑब्जेक्टिव को ही फॉर्मुलेट करते हैं, सबसे पहला जो काम हम करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करेंगे नए के साथ, और फिर मटेरियल प्रेजेंट करेंगे, और फिर इवेल्युएशन। तो ये तो आपका लाइन से ही दिया हुआ है, 1 2 3 4, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। किंडरगार्टन सबसे पहले जो यूज़ किया गया था ये फ्रोबेल द्वारा ही किया गया था। ठीक है, फ्रोबेल द्वारा किंडरगार्टन मेथड। और सेंसेस को सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले जो है ये आपके मॉन्टेसरी, जो लोग कि मानते हैं कि सेंसेस बच्चे का अधिक से अधिक आप क्या करिए, डेवलप करिए। सोशियोग्राम टेक्निक को क्यों यूज़ किया जाता है? तो सोशियोग्राम टेक्निक को यूज़ किया जाता है ह्यूमन रिलेशंस को समझने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक व्यक्ति का अपने चारों तरफ के जो उसके आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार है, मतलब लोग उनके बारे में कैसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, और उसके बिहाफ पे हम उसका सोशियोग्राम क्रिएट करते हैं। सोशियोमेट्री टेक्निक के अंदर ही आपका सोशियोग्राम आता है।
समाजमिति जो आपका विधि है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड शो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में अगर हमको कोरिलेशन देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो हम टू वे टेबल या नन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि स्कैटर डायग्राम से हम देख पाएंगे कि दोनों के बीच में क्या है, कितना ज़्यादा रिलेशन वो है, कितने पास हैं कितने दूर हैं, और दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन देख सकते हैं। पहला, डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है? हरियाणा में बनाई गई है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम यूजीसी द्वारा दिया गया है ये फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि हायर एजुकेशन में ना जो शिक्षक हैं उनकी जो कमी है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, ठीक है। टीचर की जो कमी है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मानक के अनुसार टीचर ही अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए ही फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम बनाया गया। रिचार्ज का होता है जैसे मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म होता है तो आप पैक डलवा रहे हो, इंटरनेट पैक कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, तो वैसे ही टीचर की कमी है तो टीचर को वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। एनसीईआरटी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1961। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक। A review of NEP 1986 was done by, this question is also repeated, हंसा मेहरा कमेटी नहीं, आपका ये कौन सी कमेटी थी? राम मूर्ति कमेटी थी। तो आपको याद रखना है राम मूर्ति कमेटी वॉज करेक्ट ऑप्शन। जॉन डीवी किस चीज़ के एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पे फोकस करते हैं? तो ये फोकस करते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान एक एक्टिव और एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है एक सोशल सेटअप में। ये जॉन डीवी का मानना है, जो कि कौन है? प्रैग्मेटिस्ट है। एक एक्टिव और एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है इन अ सोशल सेटअप। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को और हम किस नाम से जानते हैं? तो नॉन डायरेक्टिव जो है आपका वो नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, इक्लेक्टिव तो आपका नहीं, काउंसलर नहीं, क्लाइंट सेंटर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होता है नॉन डायरेक्टिव, और अगर काउंसलर सेंटर्ड कह दे तो वो आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपका रैंडम सैम्पलिंग है, बाकी पर्पसिव, जजमेंटल, कोटा, तीनों के तीनों आपके किस कैटेगरी में आएंगे? तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएंगे। तो देखिए यहाँ से आपके जितने मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ सबको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी में रैंडम आ गया, सिस्टमैटिक आ गया, या फिर आपका जो है सिंपल रैंडम, ये दोनों के दोनों रैंडम वाले उसमें आ जाएंगे। और आपके नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्पसिव, कोटा, स्नोबॉल, जजमेंटल, हैफाजार्ड सारे आ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड, रैंडम, और आपको ये दे देगा तो ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। कंस्ट्रक्टिविज़म इंसिस्ट क्या करता है? तो कंस्ट्रक्टिविज़म हमेशा कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। सबसे फर्स्ट टीचर कुछ नहीं करेगा भाई, टीचर का रोल फैसिलिटेटर का है, तो टीचर क्यों कंस्ट्रक्ट करेगा? बच्चे करेंगे, जो करना है लर्नर करेंगे, अपने खुद के ज्ञान का सृजन, अपने खुद के ज्ञान का निर्माण अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। An approach given by NCERT which seek to focus on minimum standards of learning which child can acquire, तो ये आपका MLL होगा। न्यूनतम जो डिसाइड किया गया ना कि इस क्लास तक बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए। जैसे NEP में भी बात किया गया क्लास 3 का बच्चा जो है कम से कम एक पैरा तो वो पढ़ ही ले, उसको इतना तक आए ज्ञान, तो इसको बोलते हैं MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात की गई है। By whom concept of de-schooling was given? This is also important question and easy question. De-schooling का जो concept है ये दिया गया है इवान इलीच के द्वारा। D option is correct. Which book has been written by Paulo Freire on education? Education में कौन सी बुक लिखी गई है? Pedagogy of the Oppressed. ये है पाउलो फ्रेरे। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि पाउलो फ्रेरे किस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत फेमस हैं, बट किसी ने भी लिखा ही नहीं, ठीक। सबको चाहिए कि नहीं बस मैडम करा दें, मैडम शॉर्ट वो दे दें और बाकी सबका काम हो जाए, ठीक। बट एफर्ट देखिए दोनों साइड से होता है। यू ऑल्सो हैव टू डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडी इफ़ यू आर सिंसियर इनफ। चलिए, पाउलो फ्रेरे जो हैं इनका एक टर्म आता है CP का जिसके लिए फेमस है, जो कि है क्रिटिकल पेडागॉजी। क्रिटिकल पेडागॉजी जो है हमेशा सोसाइटी के जो डोमिनेंट बिलीव्स होते हैं उनको क्वेश्चन करता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। इसके लिए पाउलो फ्रेरे काफ़ी फेमस है। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड इनकी बुक है। इस ऑप्शन से आपको और भी 4-5 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। एमिली किसकी बुक है? रूसो की। द रिपब्लिक किसकी बुक है? प्लेटो की। डेमोक्रेसी एजुकेशन किसकी बुक है? DV की। तो एक ही क्वेश्चन से देखिए हमने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लिया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन
जो सामाजिक आपका स्तरीकरण था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग स्तरीकरण ही स्ट्रेटिफिकेशन को कहेंगे। प्रिवेलिंग इन एंशिएंट इंडिया, वो जो कास्ट के बेसिस पे था वो कैसा था, तो देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो वर्गों का विभाजन था, तो हम ऐसे ही तो करते हैं ना। सबसे ऊपर कौन थे, ब्राह्मण्स थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे और फिर शूद्र थे। तो ये जो आपका हायरार्किकल ऑर्डर में आ रहा है ये आपका क्या है, वर्टिकल, ये आपका क्या है, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन हमें शो करता है। हु डेवलप इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम फॉर टीचर इफेक्टिवनेस, तो टीचर इफेक्टिवनेस के लिए जिन्होंने किया था वो फ्लैंडर का था। इसकी बात भी हम लोगों ने की है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फियाक भी बोलते हैं शॉर्ट में, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगोरिकल सिस्टम। टोटल इन्होंने इसमें 10 आइटम्स दिए थे, जिसमें कि आपका टीचर टॉक है, प्यूपिल टॉक है और फिर आपका कन्फ्यूजन या साइलेंस वाला जो कि नंबर 10 पे आता है, ठीक है। इन विच, तो डी ऑप्शन करेक्ट है 67 का। इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961, अच्छा क्वेश्चन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये किया गया था जो माइक्रो टीचिंग आज हम पढ़ते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, तो JNV जिसको आजकल हम नवोदय विद्यालय कहते हैं, JNV पूछा गया है। तो JNV आपके क्या होते हैं, ये आपके रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं और वो बच्चे जो कि बहुत ही शार्प होते हैं बट दे डोंट हैव एनफ फाइनेंशियल कंडीशन और गुड सोशल स्टेटस कंडीशन, मतलब फाइनेंस के टर्म में ही पैसा नहीं है तो उनको वहाँ पे रखा जाता है। तो ये भी रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। ओनली फॉर एकेडमिक ब्रिलियंट गर्ल्स, नहीं, ये कोएड होता है, तो हम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं करते हैं, लड़के भी होते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फ्रॉम द रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया, ST गर्ल्स मॉडल स्कूल अर्बन एरिया। देखिए पहली चीज़ अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पहली चीज़ तो गांव और शहर दोनों के लिए है, दूसरा सारे दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। इसमें ये मतलब नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए सिर्फ गांव में है, सिर्फ लड़कों के लिए या सिर्फ ST गर्ल्स के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द बिने ग्रेट आइडिया वॉज दैट ऑफ मेंटल एज वॉज डिफाइंड, तो मेंटल एज को इन्होंने क्या कहा था, एन एवरेज एज एट विच नॉर्मल इंडिविजुअल अचीव अ पर्टिकुलर स्कोर ऑफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इन्होंने इस मेंटल एज को डिफाइन किया था, बिल्कुल सही था कि एक ऐसा, यही फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट भी है कि एक ऐसा एवरेज एज है मेंटल एज के बारे में कि जो कि जिसमें सामान्यतः सभी जो इंडिविजुअल हैं उस एज ग्रुप के वो उस स्कोर तक पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वो क्या है, उनका एवरेज मेंटल एज है उस क्लास का। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक टेस्ट लिया 10 मार्क्स का और एज ग्रुप मान लीजिए कि हमने इसको 12 साल के बच्चों के ऊपर लिया, हमारे पास 15-12 साल के बच्चे हैं जिस पर हमने ये टेस्ट किया, 15 लोग हैं ऐसे जिस पर हमने ये टेस्ट लिया, जो इसका एवरेज नंबर आया 10 में से वो नंबर आया आपका 6। तो हम मान सकते हैं कि जो एवरेज बच्चे हैं उनका जो मेंटल एज है, जो कि आपके कितने एज के हैं, 12 साल के बच्चों का जो मेंटल एज एवरेज है वो कितना है, वो आपका 6 उसमें आ जाएगा कि 6 क्वेश्चन तो वो सही करेंगे ही करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आई, मी एंड जनरलाइज्ड अदर्स बाई वॉज गिवन बाई, तो इसको दिया है हर्बर्ट मीड ने इसको, इस कॉन्सेप्ट को दिया है आई, मी और जनरलाइज्ड अदर्स, ठीक है, कि सेल्फ के बारे में क्या है, मी का कॉन्सेप्ट, तो ये मीड देने वाले हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। हावर्ड गार्डनर एग्री नहीं करते हैं कन्वेंशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस, तो उन्होंने क्या दिया है, तो गार्डनर, जैसे हमारे गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं ना, मल्टीपल फूल होते हैं, राइट, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है हावर्ड गार्डनर ने। पहले इनकी थ्योरी में 8 टोटल आपके एलिमेंट्स थे, लास्ट में एग्जिस्टेंशियल भी जुड़ जाता है इंटेलिजेंस, तो 9 हो जाता है। आइडिया, बिलीव्स, हैबिट्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कल्चर। देखिए ये जितनी भी चीज़ें ये आपको दिखाई नहीं देगी, राइट, तो ये आपके नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर का पार्ट है। जो आपको दिखाई दे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, ये आपके मटेरियल कल्चर का पार्ट है। बट जो आपके बिलीफ हैं, जो आपके विश्वास हैं, जो आपकी आदत है, जो आपके मूल्य हैं, जो आपकी अभिवृत्ति है, जो आपकी सोच है, ये आपके नॉन मटेरियल कल्चर है, ये इनटेंजिबल होते हैं।
ओके। और जब यही मटेरियल और इमटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में क्या आ जाते हैं, लैग आ जाता है। लैग का मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं कि मटेरियल कल्चर तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम 21वीं सदी के एकदम अंत पे, चरम पे जा रहे हैं, लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। हमारा जो सोच है वो उस हिसाब का नहीं हो पा रहा है, हम आज भी पिछड़ी सोच ही रख रहे हैं। जब इसके बीच में गैपिंग आती है उसी को लैग कहते हैं, कल्चरल लैग। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आप याद रखें। वो सभी बच्चे जो कि कहते हैं कि मैम शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझा दीजिए, देखिए एक ही क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपने सिर्फ 75 क्वेश्चन टोटल आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप देखें तो आप 100+ क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको उस ऑप्शन से रिलेटेड जितना भी एट प्रेजेंट वो आ जाता है मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, सो दैट वो आपके दिमाग में चले और रिवाइज हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये, नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन राइज above the quality of its teacher and the quality of teachers greatly depend on the means deployed for selection, procedure used for training and the strategies adopted for ensuring accountability. This statement was given by, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी शिक्षा का जो सिस्टम है वो शिक्षक से बड़ा नहीं हो सकता, और शिक्षक की क्वालिटी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप उसको किस प्रक्रिया के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, किस सिलेक्शन क्राइटेरिया के थ्रू, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू कितना तपा कर आप उसको लेकर के आए हैं, और वो उस चीज़ को लेने के लिए कितना अकाउंटेबल है, राइट। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है यशपाल जी के द्वारा। यशपाल कमिटी ने अपने रिपोर्ट में ये बात कही थी कि इसीलिए टीचर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि टीचर क्या है, आने वाले समय में बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं। Which of the following type of research is conducted by teachers to solve the immediate problem arising in school and classroom? तो ये तो भाई एक्शन रिसर्च ही होगा आपका, क्योंकि कहीं भी इमीडिएट प्रॉब्लम के सल्यूशन की बात करें या रियल लाइफ सिचुएशन से प्रॉब्लम की बात करें तो वहाँ पर आपका एक्शन रिसर्च ही आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले जितने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स मैं आपको करा सकूँ मैं करा दूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट भी करके बता दिया करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।